बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आपके साथ मैंने कुछ नोट्स शेयर किए थे चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, और ये नोट्स बेसिकली इसमें एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं, एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो इसमें सॉल्व है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं हुआ करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। जब आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे हम, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस के नोट्स नहीं होंगे, वो आपने खुद अपने तौर पे बनाने हैं और उसका तरीका मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। अभी तक एज सच कोई लॉन्ग क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा यहाँ पे, यानी कि इस चैप्टर में कोई इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। बहरहाल एक लॉन्ग क्वेश्चन है था जो मैंने बता दिया था, और वो क्या था, जिसमें हमने कहा था कि डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राइट डाउन द रूल्स फॉर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिमिलरली एक दफा क्वेश्चन आया था राइट डाउन द लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स। ये आपके बुक में गिवन है, आपने लेबोरेटरी के रूल्स को पढ़ लेना है। ये भी 5 मार्क्स का, आई थिंक क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, लॉन्ग था। ये आ चुका है, मैं पेपर्स ढूंढ के, आप या आप खुद FBIC की वेबसाइट पे जाएं, पास पेपर्स में इसको ढूंढिएगा। 17 या 16 का जो पेपर था 2017-16 का, उसमें एक क्वेश्चन था लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स का भी। अब हमने आज से शुरू करनी है एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 1 की जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है। जब मैं वर्ड यूज करता हूँ थ्योरी का, तो इसका मतलब ये होता है कि चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ना था अदर देन द एक्सरसाइज, वो हमने डिस्कस कर लिए। एक बात वेरी क्लियर, यू हैव टू मेक इट वेरी क्लियर, एक्सरसाइज तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको चैप्टर नहीं आएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एक्सरसाइज आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं है। अब आपके पास बुक होपफुली होगी सबके पास, या अगर आपके पास PDF फाइल मौजूद है, आप इसके MCQs को ढूंढना शुरू करें। MCQs ढूंढने का तरीका क्या है, आप किसी पैराग्राफ को पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बुक को ओपन करूं, मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं कि आपने किस तरह से MCQs को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि आपने कैसे फाइंड आउट करना है कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। क्योंकि मैं आपको लेके जाऊंगा एक तरफ अब कि आपने हाईलाइट करना है। हाईलाइट किस चीज को करना है? MCQs को। हाईलाइट आपने करना है MCQs को, और आपने उनको राइट डाउन, यू हैव टू राइट डाउन आइदर इन योर कॉपीज or you have to make it highlighted just like a highlighted। और अगर आपके पास PDF फाइल है और अगर आपको कॉपी पेस्ट करने आता है, तो आप देखिएगा बड़े आसानी से इस तरह से आप कॉपी करते हैं कि इस चीज को कॉपी और वर्ड फाइल में जाके कॉपी कर दें इसको, ये सारी लाइन एज इट इज पेस्ट हो जाएगी। MCQs आप इस तरह बना सकते हैं। आप सुने जरा क्वेश्चन। MCQs बनाने किस तरह है, आपने इसको सीखना है थोड़ा सा, यानी कि यू हैव टू लर्न टू डू व्हाट इज नेसेसरी। अगर आपने वो देखी है ना बैटमैन की मूवी, वो कौन सी मूवी थी, आई थिंक बैटमैन बिगिंस ही थी, उसमें उसने बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी हमें। उसने कहा था यू हैव टू लर्न टू डू व्हाट इज नेसेसरी। जिंदगी में वो काम करने हैं जो जिंदगी में जरूरी है। जिंदगी में वो रास्ता चूज करना होता है जो जिंदगी में जरूरी होता है। हर रास्ते पे नहीं जाया जा सकता, हर रास्ता आपको मंजिल तक नहीं लेके जा सकता। तो इसलिए अब आपने क्या करना है, एक तो MCQs आपने एक्सरसाइज के तो पढ़ने ही है जो गिवन है, उसके अलावा आपने अपने MCQs भी बनाने हैं। अब मैं आने वाला हूं किस तरफ, MCQs बनाने की तरफ। देखें, ये एक पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है, Man has always been inspired by the wonders of nature. He has always been फला फला लिखा हुआ है। इस पूरे पैराग्राफ में जो आखिरी लाइन है ना, the knowledge gained through observations and आगे अगर हम जाए experimentations is called science। ये आपकी डेफिनेशन भी बन गई साइंस की, डिफाइन साइंस, यही आपका साइंस का MCQ भी बन गया। स्टेटमेंट आएगी the knowledge gained by experimentation is called, ऑप्शन आएगी साइंस, दूसरी ऑप्शन सपोज कर ले मोबाइल, तीसरी ऑप्शन बुक, चौथी ऑप्शन को इस लाइन। यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आंसर। तो ये इसका MCQ बन गया। अब इस तरह इसका अगला क्वेश्चन, द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेंटिया। ये आ सकता है कि साइंस किस वर्ड से डिराइव किया गया है, किस लैटिन वर्ड से, तो आपको सेंटिया का वर्ड याद होना चाहिए। तो ये आपके पास इस तरह के MCQ। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, ये आखिरी पैराग्राफ देखें, आखिरी लाइन देखें इस पैराग्राफ की, फिजिकल साइंसेस डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स।
तो ये आपका एमसीक्यू आएगा कि फिजिकल क्वांटिटी डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपने बेस्ट 4 ऑप्शंस गिवन होती हैं, बेस्ट पॉसिबल आंसर सिलेक्ट करना होता है। तो बायोलॉजिकल साइंसेस द स्टडी ऑफ लिविंग। तो इस तरह के एमसीक्यूज मेरा मतलब है आपने बनाने हैं खुद, ठीक है, ज्यादा काम नहीं करना। ये नहीं कि आप एक एक पैराग्राफ में 100 एमसीक्यू बना दें। जो मैंने बता दिया ना, लर्न टू डू व्हाट इज नेसेसरी। पेपर आप उठा के देख ले पिछले कि क्या चीज किस तरह पूछी जाती है, तो मैंने बता दिया, आपको हिंट दे दी है। मतलब ये नहीं आ सकता कि मेजरमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू साइंस, एमसीक्यू नहीं बनता। दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये एमसीक्यू नहीं है। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ये एमसीक्यू नहीं है, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में कोई एमसीक्यू नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दूं। रीड आउट सारी बुक करनी है, कोई चीज बुक की अनइम्पोर्टेंट नहीं है। ये नहीं समझना कि इसको चॉइस पे छोड़ दो, हर चीज को पढ़ना सारा कुछ है, उसमें से सिलेक्ट करना है बेस्ट जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। तो अब आपके पास ये जो है इंपॉर्टेंट अगली, ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना आपके सामने, तो इसमें इंपॉर्टेंट सबसे क्या है, इन फिजिक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। डिफाइन फिजिक्स की आ गया, एमसीक्यू भी बन गया, ठीक हो गया। आगे जो है वो आपके पास इस तरह से बहुत सारी चीजें आएंगी, जिस तरह आप एसआई यूनिट किसका है, लीस्ट काउंट क्या होता है, किस डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या है, वैल्यूज पूछ लेंगी। तो इस तरह से आपने एमसीक्यूज बनाने हैं अपने तौर पे, और ये आज ही सारे काम कर देने आपने अपने तौर पे, आप आराम से बनाते जाएंगे, आपके एक किस्म के नोट्स बनते जाएंगे। देखिए मैं ये बार बार इसलिए बात करता होता हूँ, अभी आपके पास एम्पल टाइम है। आज देखे ना, आज क्या है, अप्रैल चल रहा है और 22 आज, तो आपके पास नेक्स्ट जनवरी तक टाइम है। नाउ इफ यू डिवाइड, आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यू हैव ऑलमोस्ट 8.5 months, क्योंकि बाद में एग्जाम शुरू होते हैं, या 8 months कर लें आप अगर एक महीने में एक चैप्टर करें, सपोज कर लें लीस्ट जो एक बच्चा कर सकता है, मतलब ये क्या कि मिनिमम बर्डन के साथ, अगर वो शुरू से पढ़, तो मैं इसीलिए कहता हूँ शुरू से पढ़ना चाहिए कि आप आराम से एट दी एंड आधे दिन परेशानी नहीं होती बंदे को कि हमने तो सारा कुछ पढ़ा हुआ। अगर आप रोजाना की बेस पे थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे, तो आपके पास एंड पे माउंटेन नहीं खड़ा होगा, आपके पास बड़े आसानी से आप आखिरी एग्जाम वाले दिन प्रिपेयर होंगे, ना आपको टेंशन होगी, ना बर्डन कोई होगा आपके। तो इसलिए ये काम आप आहिस्ता आहिस्ता करें। आप 2 हफ्ते में एक चैप्टर खत्म करें। आप देखें ऑलमोस्ट 2.5 वीक्स हो गए हैं, हमें अभी चैप्टर खत्म नहीं किया। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं पढ़ाता हूँ ना अगर क्लास में, मैं वैसे तो पढ़ाता हूँ एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 को, यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, लेकिन जब मैंने 4-5 साल पहले पढ़ाई थी 9th और 10th भी, तो होता क्या था कि ये चैप्टर मैक्सिमम 8 और 10 डेज में खत्म हो जाता है, ठीक हो गया। यानी कि हम इसको डिफरेंट लेवल, डिफरेंट पेस पे चल रहे होते हैं। तो इसलिए आप आराम से पढ़ें, कोई मसला ही नहीं है, और अपने तौर पे नोट्स बनाते जाए, और अपने तौर पे इसको, क्योंकि आपने बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं ना, तो इसलिए गो थ्रू दिस। अब हमारे पास, मैं ज्यादा बोल चुका हूँ, बहुत सारी बातें मैंने वैसे ही बोल दी हैं। अब आपने क्या करना है, अभी आपने एक्सरसाइज ओपन करनी है, एक्सरसाइज ओपन करनी है और हमने इसको पढ़ना है, डिस्कस करना है। हाँ, एक वो इम्पोर्टेंट बात, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, समरी। ये अहमियत दी होती है उन्होंने, हम समझते हैं कि हर चीज जो बुक में जो है ना आगे में दी हुई है इसने, ये इंपॉर्टेंट है, ये वो इसने बिला वजह नहीं दी। उसकी रीजन क्या है, समरी क्या होती है किसी भी चीज की। अब देखिए ना, सारी बातें कोई करता है तो एट द एंड वो एक मेन पॉइंट आप निकाल लेते हो उन बातों का। तो अब यहाँ पे समरी भी यही है, पूरा चैप्टर उसने बता दी है, लेकिन इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। पहली चीज देखते क्या लिखी हुई है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। डिफाइन फिजिक्स, पहली चीज आ गई। उसके बाद उसने बता दिया कि मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं फिजिक्स की, जो आपने 8-10 पढ़ी थी, उनमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है, में से हमने पढ़नी कौन सी है, तो बहुत सारी नहीं पढ़नी होती है, ठीक हो गया। तो उसके बाद ये देखिए 3rd 4th पे क्या लिखा हुआ है, मेजरेबल क्वांटिटीज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिफाइन अ फिजिकल क्वांटिटी, ये आपकी हेडिंग बनती जा रही है साथ साथ, या डेफिनेशन बनती जा रही है, जो भी आप कह रहे हैं इसको, ठीक है, इसको पढ़ना है। अब हम आते हैं जी क्वेश्चंस के ऊपर। मैंने कहा था शुरू में कि मैं आपको बोर्ड का पैटर्न समझाऊंगा तब, लेकिन चैप्टर 1 खत्म होने के बाद, तो ये एक्सरसाइज खत्म होगी तो इंशाल्लाह एक लेक्चर 2 लेक्चर हम उस पर भी देख लेंगे। अब क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1.1 क्या कह रहे हैं, circle the correct answer from the given choices। तो मैं इसको नोट्स में ओपन करता हूँ ये, ताकि हम साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। अब देखिए आपके पास जो है
अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मैंने कोटेशन लिखी थी यहाँ पे, वैसे तो मैं जनरली लिखता रहता हूँ, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। आपने जहां पहुंचना है आपके सामने, आप जहां सो के उठते हैं ना, आपके सामने उठते साथ अल्लाह का नाम लेने के बाद, जब भी आप सो के उठते हैं तो पहले अल्लाह ताला का नाम लेना चाहिए, उसके बाद आपकी दीवार पे लिखा होना चाहिए, लिखा नहीं होना चाहिए, मेरा मतलब कोई चीज पेस्ट होनी चाहिए या कुछ ऐसी चीज लाजमी होनी चाहिए सामने आपके जो आपको रिमाइंड करवाती रहे कि मैंने यहाँ पहुंचना है, मैंने फलां चीज बननी है, मैंने फलां प्रोफेशन अडॉप्ट करना है। वो प्रोफेशन कोई सा भी हो सकता है और वो लाजमी नहीं है कि आप डॉक्टर इंजीनियर ही बनते रहें, कोई सा प्रोफेशन भी हो सकता है। ठीक हो गया? तो उसके लिए आपके पास एक एम होगा, एक जो है गोल होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ यही कहेंगे ना मैं फलां जगह जाना चाहता हूँ, मैं फलां चीज बनना चाहता हूँ, आप सिर्फ उसको विश ही करते रहें विदाउट एनी प्लान, कोई रास्ता है नहीं और बस सोच जाते हैं हाँ मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तो वो आप फिर सिर्फ ख्वाहिश रह जाती है। एट दी एंड बंदा कहता है कि मैंने काश ये रास्ता फॉलो किया होता तब मैं मंजिल में पहुंच जाता। तो अगर आपने कहीं पहुंचना होता है ना तो आप किसी ट्रैक को फॉलो करके पहुंचते हैं ना। आप ये नहीं कह देते कि मैं डिज्नी वर्ल्ड पहुंचना चाहता हूँ और आप बैठे हो कहीं डिज्नी वर्ल्ड से 1000 किलोमीटर दूर है, तो अगर आपने स्थान पहुंचना है तो यू हैव टू फॉलो द ट्रैक। अगर आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनना है तो आपको वो रास्ता फॉलो करना पड़ेगा जो वहां तक आपको लेके जाता है। अगर आपने इंजीनियर बनना है तो आपको वो रास्ता फॉलो करना पड़ेगा जो आपको इंजीनियरिंग की तरफ लेके जाता है। बहरहाल लेक्चर बड़ा अजीब किस्म का हो गया आज का। तो अब आपके पास चैप्टर नंबर 1 आ जाइए वापस, हम पढ़ने शुरू करते हैं। Chapter number 1, physical qualities and measurement exercise questions. Question number 1.1, encircle the correct answer from the given choices. Question number 1 का पहला पार्ट जो है वो है एमसीक्यू। एमसीक्यू 4 दिए होते हैं, बेस्ट पॉसिबल आंसर सिलेक्ट करना होता है और तुक्का नहीं मानना होता, पढ़ना सारा कुछ है, पहले सारी ऑप्शन को पढ़ना है। एमसीक्यूज का याद रखें, सॉल्व करने का तरीका ही है। अब आप देखें ना स्टेटमेंट पढ़िए, नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआई सिस्टम, आपको पता है 7 आंसर है, लेकिन फिर भी आपने ऑप्शन ए लाजमी पढ़नी है, बी लाजमी पढ़नी है, सी लाजमी पढ़नी है, डी। सपोज करें ये ऑप्शन सी है आंसर, इसका 7 है, हमें पता है, लेकिन अगर ये ऑप्शन ए लिखा होता और आप 7 पहले ही पढ़ के ही खत्म कर देते हैं तो क्या पता कोई इस तरह की ऑप्शन होती जो बोथ ए एंड बी बन जाती। तो इसलिए याद रखना है एमसीक्यू को करते हुए, इफ यू आर डेड श्योर फिर भी आपने सारी ऑप्शंस को हमेशा से पढ़ना है आराम से, उसके बाद इसको टिक कर देना, सर्कल कर देना, जो भी करना है। और याद रखिएगा एमसीक्यूज करते हुए एक याद रखें, एमसीक्यू जो है वो एक ही दफा आंसर देना होता है उसका, एक दफा आपने सर्कल लगा दिया, क्योंकि पेन सिर्फ अलाउड है, आपको पेंसिल अलाउड नहीं है। इवन फॉर द डायग्राम्स समटाइम्स यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम्स एज वेल विद द पेंसिल, यू विल बी मार्किंग इट विद द पेन। अब याद रखिएगा कि द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन एसआई सिस्टम कितने होते हैं जी? 7 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। कोई एमसीक्यू समझना है तो खुद समझ लीजिएगा, ओ मेरा मतलब मुझसे समझ लीजिएगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट, कहता है इनमें से कौन सा यूनिट डिराइव्ड नहीं है। इसका मतलब है बाकी सारे क्या होंगे? डिराइव्ड यूनिट होंगे। कौन सा सिलेक्ट करना जो डिराइव्ड नहीं है? अब पास्कल की बात करें, ये डिराइव्ड यूनिट है। ये किसका यूनिट है? ये प्रेशर का है। कहां से आ गया प्रेशर, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। न्यूटन भी आपने देखे ना, अगर आपको अब कोई चीज नहीं आ रही ना, अभी फॉर एग्जांपल आपको तो नहीं पता पास्कल किसका है, न्यूटन किसका है, वॉट किसका है, तो आपको ये तो पता है ना कि जो बेस यूनिट है उसका टेबल तो आपको पता है। इसका मतलब बेस के टेबल में ना तो पास्कल है, ना न्यूटन है, ना वॉट है, तो ये तीनों आ गए डिराइव्ड यूनिट्स। तो फिर कौन सा यूनिट डिराइव्ड नहीं है? बेस है। बेस यूनिट कौन सा है? किलोग्राम। यहाँ पे जो ऑप्शन दी हुई है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। Question number 3, amount of substance in terms of numbers is measured in terms of numbers की बात की है उसने, amount of substance, तो हमारे पास वो क्या आएगा? मोल्स, यानी कि मोल्स एवोगैड्रोस नंबर। मैंने कहा था इसको पढ़िएगा, कभी केमिस्ट्री लेक्चर ओपन करें elearn.punjab पे जाएं, उस पर लेक्चर्स मौजूद हैं, या सबक फाउंडेशन लिखें यूट्यूब पे, लेक्चर्स मौजूद हैं केमिस्ट्री के, या इल्म की दुनिया लिखें उस पे भी लेक्चर्स मौजूद हैं, यूट्यूब पे जाएं तो ये आपके पास आपको मोल का समझ आ जाएगा उसमें। उसके बाद नंबर 4, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्विवेलेंट टू, हाँ जी अब आया ना क्वेश्चन, ये मजे का है। एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्वल टू, ऑप्शंस दी हुई हैं 0.2 सेकंड, दूसरी ऑप्शन 0.02 सेकंड, कार्ली ऑप्शन 2 10 पावर -4 सेकंड, डेल्टा ऑप्शन 2 10 पावर -6 सेकंड। सो यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट आंसर या करेक्ट आंसर। तो अब वो कहता है 200 माइक्रोसेकंड को और किस तरह से लिखा जा सकता है, तो इसका सोल्यूशन अब जो है वो आपने करना है रफ पे, मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इसको समझा देता हूँ मैं आपको।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमने पढ़ा ना, 200 माइक्रोसेकंड को हमने एक्सप्रेस करना है डिफरेंट फॉर्म में। तो अब 200 माइक्रोसेकंड है यहाँ पे, 200 क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले प्रीफिक्स की वैल्यू पुट करते हैं। 200 माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर -6, तो हमने लिख दिया 210 पावर -6। अब 200 को कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो क्या बन गया 2.00 10 पावर 2। ये जो 200 है, 2 इज नंबर बिटवीन 1 एंड 10 वाला फार्मूला लगाया, मल्टीप्लाई बाय 10 किया, आखिर बंद करके 10 से मल्टीप्लाई किया, पावर सिलेक्ट करते हुए क्या पता होता है डेसिमल जहां पे लगा रहे हैं उसके डेसिमल प्लेसेस काउंट डाउन कर दिए, तो 2.00 10 पावर 2 बन गया। अब आपके पास ये आ गया सारा इक्वेशन, तो 10 पावर 2 10 पावर -6। अब ये 10 है, ये 10 है, बेस सेम होगी। जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, लेकिन 6 के साथ साइन क्या है माइनस, तो 2 -6 क्या बन जाएगा -4। तो हमारे पास ये आंसर आ गया सारा 2 × 10 पावर -4 सेकंड। तो इस तरह से आपने स्प्लिट करना है। 200 माइक्रोसेकंड में आपने माइक्रो की वैल्यू पुट की, 200 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, यहाँ से आपके पास आंसर 2 10 पावर -4। अब हम देखते हैं 2 10 पावर -4 हमारी ऑप्शन में कहीं पे है या नहीं है। तो हमारे पास ये ऑप्शन है, सी ऑप्शन 210 पावर -4 सेकंड। इसको मैं थोड़ा बड़ा ना करूंगा, आपको नजर आ रहे हैं नहीं, 150 पे ले जाते हैं। अब आपको क्लियर नजर आ रहा है, सॉरी फॉर दैट, मुझे याद नहीं रहा पहले करना। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें इसको। तो अगले 4-5 इंपॉर्टेंट है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी? वो है स्मॉलेस्ट। एमसीक्यू का मेन आपने वो करना होता है, जैसे कहते हैं ना मेन जो आपसे पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट यानी कीवर्ड। तो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। 0.01 ग्राम, 2 मिलीग्राम, 100 माइक्रोग्राम, 5000 नैनोग्राम। जब आप पहली बार पढ़ते हैं क्वेश्चन, आप आंखें बंद करके इसको कहते हैं कि 5000 जो सबसे लार्जेस्ट है। हालांकि आपको नजर आ रहा है कि 5000 नहीं है, सिर्फ ये 5000 नैनोग्राम है, और जो नैनो है वो 10 पावर -9 होता है, वेरी स्मॉल वैल्यू। 100 माइक्रोग्राम 100 10 पावर -6 है। 2 मिलीग्राम 2 10 पावर -3 है, और 0.01 ग्राम उसमें कुछ हाई 10 की पावर। तो हमें इस तरह नहीं आंखें बंद करके सिलेक्ट कर देना किसी स्मॉल वैल्यू को, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सारा, ठीक है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे? आंसर मैंने लिख दिया यहाँ पे 5000। मैं सिर्फ इसी को सॉल्व करूंगा, बाकी आप खुद सॉल्व करके पता लग जाएगा आपको कि है या नहीं है। अब देखिए 5000 नैनोग्राम स्मॉलेस्ट क्यों है? हालांकि 5000 लिखा हुआ है साथ, 5000 के नोट में तो खादी का सूट भी आ जाता है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या मसला है इसके साथ। अब उनके पास 5000 नैनोग्राम 5000 × 10 पावर -9 लिखा पहले बात, यानी कि प्रीफिक्स की वैल्यू पहले पुट कर दिया आपने। फिर 5000 को ये इंतहाई फजूल किस्म के स्टैंडर्ड में लिखा हुआ, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। 5 10 पावर 3 बन जाएगा ये। अच्छा 5.000 लिखे ना लिखे एक ही बात है, पॉइंट के बाद वाले जो एंडिंग जीरोस होते हैं ना, तो यहाँ पे देखें ना 2.00 एंड पे मैंने 2 लिख दिया, तो फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। 5.000 10 पावर 3 भी लिख सकते हैं, 5 10 पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब 5 10 पावर 3 तो आ गया साइंटिफिक नोटेशन का 10 पावर 3। पहले क्या था, प्रीफिक्सेस मौजूद थे। अच्छा ये साथ साथ याद रखिएगा, जिस तरह मैंने ऊपर भी सेकंड लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आपने याद रखना है साथ यूनिट ग्राम का आएगा, इसी तरह यहाँ पे भी ग्राम का यूनिट आएगा, यूनिट नहीं मिस कर देने, इवन यू इफ यू आर डूइंग रफ वर्क, ठीक हो गया। तो अब आपके पास ये जो है 5000 जो था, इसको हमने कन्वर्ट किया, 10 पावर 3 बन गया, 10 पावर -9 बेस सेम पावर एड अगेन 3 -9 -6 बन जाएगा, 5 10 पावर -6 बन गया। तो 5 डिवाइड बाय 1 के नीचे, अभी क्या मतलब होता है इसका 10 -6 का, इसका मतलब ये होता है कि 5 को अगर हम 10 पावर -6 होगा ना, तो ये डिवाइजर में है बेसिकली, क्योंकि अगर ये 5 10 पावर 6 लिखा होता तो 5 के आगे 6 जीरो लग जाते। अगर लिखा हुआ है 5 10 पावर -6 तो डिवाइजर में है, यानी कि 1 के आगे 6 जीरो से डिवाइड कर देना 5, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, वेरी स्मॉल आंसर। तो आप देख सकते हैं वैसे भी माइक्रो लग गया इसके साथ, माइक्रो 10 पावर -6 होता है, और बाकी क्या थे, बाकी हमारे पास मिली था वो 10 पावर -3 होता है, ये 10 पावर -3 है, ये माइक्रो 100 10 पावर -6 कैलकुलेट करें -4 बन जाएगा, क्यों 1.00 है ना। तो इस तरह आप सॉल्व कर लें, आपके पास पता चल जाएगा कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब? इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब मेजर करने के लिए कौन सा सुटेबल डिवाइस है? तो हमने ये बात पहले पढ़ी थी। अब देखें आप, मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर्स, मेजरिंग टेप और स्क्रू गेज। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि हम जो है ना वर्नियर कैलिपर से इसको इजीली मेजर कर सकते हैं इंटरनल डायमीटर को,
और स्क्रू गेज को इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि स्क्रू गेज जो है वो इससे भी स्मॉल वैल्यूज ऑफ द मेजरमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। हम टेस्ट ट्यूब का डायमीटर इतना स्मॉल नहीं होता कि उसके लिए भी स्क्रू गेज यूज करना पड़े। Question number 7. A student claimed the diameter of a wire as 1.032 centimeters using vernier calipers. Important point you find करें कौन से वाला है? Keyword find करें जल्दी से, सोचे जरा, सोचे जल्दी करें, शाबाश। कीवर्ड है कि मेजरमेंट की गई है डायमीटर की, किससे? वर्नियर कैलिपर से। अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट? वो कहता है आप बताएं कि उसने कहा है कि मेजर्ड वैल्यू है 1.032 सेंटीमीटर और 1.032 सेंटीमीटर में इसका मतलब है 3 डेसिमल प्लेसेस आ गई हैं। तो अब क्या आप उससे एग्री करते हैं या नहीं करते, ये आपने डिसाइड करना है। तो हम इस तरह डिसाइड नहीं करेंगे, हम लॉजिकली डिसाइड करेंगे। हमको तुक्के नहीं मारेंगे, यहाँ पे हम कोई हवा में बातें नहीं करेंगे, हम फिर इसके स्टूडेंट हम लॉजिकली बात करेंगे। तो 1.032 सेंटीमीटर अगर वो हमें कह रहा है तो उसको बताएं कि 1.032 सेंटीमीटर तो किसी सूरत पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? उसको बताएं कि आपके पास लीस्ट काउंट जो होता है वर्नियर कैलिपर का वो तो होता ही 0.01 सेंटीमीटर है या 0.1 मिलीमीटर है, क्योंकि इस वक्त उसने हमें सेंटीमीटर में बताया ना आंसर को, तो हम सेंटीमीटर में डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास तो वो मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर दे सकते हैं, तो फिर उसका आंसर तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक है। इसका मतलब है उसने गलत कहा है। तो आप कब आंसर को कंफाइन करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक, हम वो आंसर सिलेक्ट करेंगे जो 2 डेसिमल प्लेसेस तक होगा। हम सी वाले को नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो वो जाता ही नहीं है। कौन नहीं जाता 3 डेसिमल प्लेसेस तक? वर्नियर कैलिपर्स, क्योंकि उसने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट की है ना, तो इसलिए हम कहेंगे कि हम एग्री तो करते हैं उससे। किस पे एग्री कर देंगे? 1.03 सेंटीमीटर पे एग्री कर देंगे, यानी कि इस वैल्यू में कौन सी चीज सिग्निफिकेंट नहीं है? 2 नहीं है, 2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो वापस रह जाएगा 1.03 सेंटीमीटर। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस। क्वेश्चन नंबर 8, अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज्ड टू मेजर। हाँ जी, क्या होता है? वॉल्यूम मेजर करने के लिए होता है। आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, a student noted the thickness of a glass sheet using a screw gauge. glass sheet का मतलब है कि आपके पास सपोज कर लें जिस तरह आपकी रैपिंग शीट्स होती हैं प्लास्टिक की, जो बुक्स पर भी चढ़ाते हैं, या फाइल कवर जो होता है प्लास्टिक का, इसी तरह ग्लास शीट्स होती है जिससे ग्लास बनता है। अब वो कहता है उसने थिकनेस मेजर की उसकी, किस से मेजर की? ग्लास शीट की। किस डिवाइस को यूज करते हुए? अगेन स्क्रू गेज यहाँ पे बताया हुआ, यानी कि डिवाइस का नाम मेंशन कर दिया उसने, पहले वर्नियर कैलिपर्स था। अब वो कहता है ऑन द मेन स्केल इट रीड्स 3 डिविजन्स। मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 3। कितने स्केल होते हैं स्क्रू गेज के? पॉज करें वीडियो को जरा। हाँ जी, 2 स्केल होते हैं। कौन सा? एक इंडेक्स स्केल, इंडेक्स लाइन या मेन स्केल, और या रेफरेंस स्केल भी बोला था हमने इसको। और दूसरा स्केल कौन सा होता है? सर्कुलर स्केल। तो एक रीडिंग आएगी मेन स्केल की, एक रीडिंग आएगी सर्कुलर स्केल की। तो हमारे पास क्या होगा इस केस में? ऑन द मेन स्केल इट रीड्स 3 डिविजन्स व्हाइल 8th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द इंडेक्स लाइन। मेन स्केल रीडिंग 3 डिवीजन शो हो रही है, तो एक जो डिवीजन होती है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल होती है, अगर आपको याद हो इंडेक्स लाइन के ऊपर। तो 3 डिविजन्स क्या होंगी फिर? 1 + 1 + 1, 3 divisions means 3 millimeters. While 8th division on the circular scale coincides with the index line. वो कहता है कि जो सर्कुलर स्केल है उसकी डिवीजन 8th वाली वो कोइंसाइड कर रही है इंडेक्स लाइन के साथ, और वही हमारी रीडिंग होती है, वही हमारी मेजरमेंट होती है। अगर आपको याद हो, टॉपिक जरा रिवाइज कर लें अगर समझ नहीं आ रही तो। अब 8th डिवीजन अगर कोइंसाइड कर रही है तो हमने 2 रीडिंग लिख ली। अब कौन कौन सी रीडिंग? लीस्ट काउंट जो है वो है स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ठीक है। अब मेन स्केल रीडिंग अगर हम देख रहे हैं तो एक डिवीजन किसको रिप्रेजेंट करती है? 1 मिलीमीटर को। तो थर्ड डिवीजन यानी कि 3 डिवीजन अगर शो हो रही हैं तो 1 + 1 + 1 3 मिलीमीटर बन जाएगा। अगर 10 होती डिवीजन तो फिर 10 मिलीमीटर बन जाता। 20 होती तो 20 मिलीमीटर बन जाता। हमें पता है 20 तक ही होती है उसकी। अब सर्कुलर स्केल 8th डिवीजन जो है उसकी कोइंसाइड कर रही है इंडेक्स लाइन के साथ। तो जो डिवीजन नंबर होती है उसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है लीस्ट काउंट के साथ। क्यों करते हैं मल्टीप्लाई? ताकि हमारे पास किसकी रीडिंग आ जाए? सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब कितनी रीडिंग्स आ गई? एक मेन स्केल रीडिंग आ गई, एक सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई। मैंने क्या बताया था, अगर 2 स्केल है तो रीडिंग्स कितनी होगी? फाइनल रिजल्ट में रीडिंग कैसे आएगी? पहली स्केल की रीडिंग यानी कि मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो एक है 3 मिलीमीटर, एक है 0.08, और सपोज अगेन आई हैव मिस्ड द यूनिट, सॉरी फॉर दैट, मिलीमीटर साथ लिखना है इसमें। तो अब आपके पास फिर जो रीडिंग है वो ऐड होके क्या बन जाएगी? 3 + 0.08। तो ये याद रखिएगा,
एट द एंड फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 3 प्लस 0.08 और यूनिट क्या रखेंगे मीटर्स। तो ये आपके पास क्या बन जाता है फिर जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं, इट इज इक्वल टू 3.08 मिलीमीटर्स। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस एमसीक्यू। क्लियर होगी बात। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, फिर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, नाइस का ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो ये आपके पास आ गया, कोई मसला तो नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर, डेफिनेशन पूछ लिया उसने। ऑल द डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं, नहीं होते। ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स होते हैं, नहीं, इनकम्प्लीट डेफिनेशन। ऑल द accurately known digits and the first doubtful digit, yes, this is the answer. All the accurately known digits and all doubtful digits, no, this is not the answer. तुम्हारे पास फिर ऑप्शन सी इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर है। तो ये आपके पास था जी एमसीक्यूज के आंसर, इसमें कोई मसला तो नहीं है। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस। दूसरी बात, क्वेश्चन अब शुरू हो गए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको हम फिर जो है वो कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये आपके पास आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।